हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के ऊपर। यानी कि इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 2 की। ठीक है, और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जहां पे हमें समझना है दूसरा चैप्टर यानी कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है और इसे कहां कहां यूज करते हैं और इसे कितने टाइप के हम जो टूल्स है वो यूज करते हैं, वो हम समझेंगे इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल। वैसे तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। वहां पे मैं डिस्कस किया था रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, जहां पे हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी देखा, ठीक है, जो हमने देखा सिंगल वेरिएबल में और देखा मल्टीपल वेरिएबल में। आई बात समझ में? तो समझते हैं इसे। तो रिग्रेशन मॉडल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी मॉडल के अंदर, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स की बात करें, एक इंडिपेंडेंट तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट हो सकता है एक वेरिएबल हो या फिर एक से फालतू वेरिएबल हो। अगर एक वेरिएबल है तो भाई डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। दो या तीन होंगे तो दो या तीन भी हो सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल इक्वेशन। आई बात समझ में? फिर मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं पहले वो समझते हैं, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस कंप्लीट लेसन नंबर 2 के ऊपर। जिसमें पहला टॉपिक क्या है, डिफाइन लीनियर रिग्रेशन एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट्स। तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे रिग्रेशन की इक्वेशन तो बने, पर कैसी इक्वेशन बने? लाइन की इक्वेशन। और ध्यान रखना, चाहे वेरिएबल कितने भी यूज हो, अगर एक वेरिएबल यूज हो, दो हो, तीन हो, चार हो, 50 हो, 100, अगर वेरिएबल की पावर सिर्फ एक है, ठीक है, यानी कि हर एक वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 है, तो लाइन की इक्वेशन ही बनती है। इसलिए यहां पर हमने क्या बात करी, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की, ठीक है। और साथ में समझेंगे उसके बेसिक कांसेप्ट्स को, उसे कहां कहां यूज करते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एस्टिमेटर्स। वेरियस एस्टिमेटर का मतलब क्या है कि हम जो बहुत सारे पैरामीटर यूज करेंगे ना, जिनके जरिए हमारी इक्वेशन इन्फ्लुएंस होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरियस एस्टिमेटर्स को समझने के ऊपर बात करेंगे। फिर आता हमारा तीसरा, आइडेंटिफाइंग द असम्पशंस। असम्पशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या क्या माना हुआ है जिसके बेस पे हम रिग्रेशन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब भी हम कोई टूल अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी जाती है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तभी मैं ये टूल अप्लाई करूंगा। तो यहां पे भी सेम वही केस है, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी असम्पशन होगी जिनके बेस पे मैं उस लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई कर पाऊंगा, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपोर्टेंस, और उसकी इंपोर्टेंस क्या होगी वो भी समझेंगे, ठीक है। अब आता है इस चैप्टर का हमारा इंट्रो, यानी कि हम लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को शुरुआत करते हैं। क्या होता है ये? तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। कौन सा मेथड है? स्टैटिस्टिक्स का। और ये बात हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट वीडियो में कि इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टूल जो डेवलप किया जाए इकोनॉमिक्स को यूज करके, स्टैट को यूज करके और मैथ्स को यूज करके। तो जो ये वाला टूल है ना हमारा, कौन सा, लीनियर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन जो हम पढ़ते हैं वो जनरली पढ़ते हैं स्टैट्स के अंदर। अगर आप उनसे क्वेश्चंस करोगे वो स्टैट्स में क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर मॉडलिंग। किसमें यूज करते हैं? मॉडल्स बनाने में। एंड रिलेशनशिप, क्या दिखाना है? रिलेशनशिप किसके बीच में? दो वेरिएबल या फिर दो से फालतू वेरिएबल के बीच में। तो रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मैंने कहीं भी इक्वेशन लिखी y बराबर 4x + 2, तो जो यहाँ पे x यूज हो रहा है ना, ये मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जिसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं इस x में चेंज करूंगा ना, y की वैल्यू अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। सपोज करो मैंने x की जगह यहाँ पे रखा 1, तो जैसे मैं x की यहाँ पे 1 रखूंगा तो 4 × 1 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने x की जगह क्या रखा? 2 रखा, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? तो मैंने इसे 2 रखा है तो 4 × 2 4 to 8, 8 + 2 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 रखना, 4 × 3 = 12, 12 + 2 14, तो y के लिए 14 आ जाएगी। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू में चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू अपने आप ही चेंज होती जा रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। और y क्या है? डिपेंडेंट। किसकी वैल्यूज पे? x की वैल्यू पे, यानी कि इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? x की वैल्यू पे। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट, ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक ही रहेगा। इंडिपेंडेंट को मैं चेंज कर सकता हूं। सपोज करो मैंने ये एग्जांपल दिया, लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे ये और एग्जांपल देता हूं, मैंने एक और एग्जांपल लिखा यहाँ पे
ठीक है, y इक्वल्स टू 4x प्लस में 5z। तो अब इसको देख लो, अब यहाँ पे जो x और z है वो दो वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट, और ये क्या हमारा इन पे डिपेंड कर रहा है। सपोज करो मैंने x की जगह रखा 1 और z की जगह रखा 2, तो आंसर कितना आएगा, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, तो 4 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 14, तो y कितनी आ गई 14। तो यही एक वैल्यू, ऐसे ही जब मैं x और z की जगह वैल्यूज को चेंज करूंगा तो y की वैल्यू अपने आप ही चेंज होती चली जाएगी। इसलिए मैंने क्या बोला, x और z दोनों ही क्या है हमारा, यहाँ पे ये दोनों ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, और ये हमारा क्या डिपेंड कर रहा है x और z की वैल्यूज पे। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज फॉर मॉडलिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक या एक से फालतू भी हो सकते हैं। अगर एक है तो मैं क्या बोल दूंगा, सिंगल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, और एक से फालतू है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब इनका प्राइमरी गोल क्या होता है, यानी कि हम इस फंडामेंटल को क्यों यूज करते हैं। तो प्राइमरी गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब एक ऐसी इक्वेशन बना देना, किसकी, लाइन की, जो उस पूरे टूल को डिफाइन कर पाए या फिर पूरे उस रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाए बहुत अच्छे से। आई बात समझ में। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला टूल यूज करते हैं। अब यूज फॉर, इसे यूज क्यों करेंगे, मॉडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। पहली बात तो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप समझने के लिए इट सिंप्लिसिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। सिंप्लिसिटी मतलब क्या है कि बहुत सिंपल है, कोई सा भी रिसर्चर, कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी एनालिस्ट इस चीज को आराम से अच्छे से समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम इससे अपने फंडामेंटल्स को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी रिसर्च को समझा भी सकते हैं सामने वाले को। एंड इंटरप्रेटेबिलिटी मेक इट वैल्यूएबल टेक्निक फॉर बोथ प्रिडिक्शन, किस लिए, प्रिडिक्ट करने में, और क्या प्रिडिक्ट करने में, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, किसी भी चीज को लेके, डिमांड को लेके, सप्लाई को लेके, जीडीपी को लेके, इनकम को लेके, ठीक है, इन्फ्लेशन के रेट को लेके, तो हम प्रिडिक्शन करते रहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। और इन्फ्रेंशियल सेट एनालिसिस, यानी कि जो भी हमने अलग से एनालिसिस किया हुआ है उसको भी समझाने में हमारी हेल्प करता है इन डाइवर्स डोमेन, अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फाइनेंस वर्ल्ड हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हम इसे अलग डाइवर्स डोमेन्स में यूज करते हैं। अब आगे समझते हैं एप्लीकेशंस, इनके यूजेस क्या है। अब एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन में देखो, एक तो आता है एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स के अंदर, मैंने कहा ना कि हम इसको अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग फील्ड्स में यूज करते हैं काफी अच्छे से। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करेंगे, तो मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का हम क्या बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे मान लो, एक सिंपल सी बात है, हमारा जो एक्सपेंडिचर वो किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे इनकम राइज करेगी एक्सपेंडिचर भी राइज करेगा। मतलब भाई जितना पैसा होगा उतना ही तो खर्च करोगे। अब किसी की 10,000 की इनकम है तो 10,000 में खर्चा कर रहा है, जिसकी 50,000 है वो 50,000 में खर्चा कर रहा है, जिसकी 1 लाख है 1 लाख में, जिसकी 1 करोड़ है 1 करोड़ में खर्चा कर रहा है। अभी बात समझ में। तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना फालतू क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो अब ये दो वेरिएबल बनी, तो इनकम हमारा, मैं पूछता हूं इस केस में क्या है, तो इनकम हमारा जो है वो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, डिपेंडेंट, किसके ऊपर, इसके ऊपर। अभी बात समझ में। तो हम ऐसे ही इन दोनों को एज अ वेरिएबल ट्रीट करके कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, जिसको मैं कहां पे यूज करूंगा, इकोनॉमिक्स में यूज कर दूंगा। अभी बात समझ में। फिर दूसरा क्या आता है, फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस यानी कि जैसे कि देखो स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, उनके प्राइजेस कब, कौन से स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे, कौन कौन से फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो चीज हम समझते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फाइनेंस में, प्रेडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस, जहां पे हम प्रेडिक्ट करते हैं स्टॉक्स के प्राइसेस को बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के बेस पे। फिर हमारे पास क्या आता है तीसरा, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है वो समझ लेते हैं। बायोलॉजी में ये आता है हमारे पास, एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जब कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, किसकी हेल्प से, ठीक है, जो हमारा ऊपर टूल यूज करना है रिग्रेशन एनालिसिस के हिसाब से। आई बात समझ में। तो बायोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, सोशल साइंस में भी यूज कर सकते हैं। बात है सोशल लाइफ में क्या यूज होगा, सोशल साइंस में क्या यूज करेंगे, इसे कर सकते हैं मेरे भाई। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, स्टडीइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ऐसे फैक्टर्स समझने की हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, ठीक है, कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है, तो उसको समझने के लिए हम इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अब तक लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है,
ठीक है, ताकि हम अलग अलग वेरिएबल्स को समझ पाएं और उसे किन किन फील्ड्स में हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, दूसरा उसका एप्लीकेशन। अब हम इनमें से एक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें अलग टॉपिक्स डिस्कस करनी है, ठीक, उसमें से हम एक को भी डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, ओएलएस एस्टिमेशन। ओएलएस एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। पहले तो मैं इसका सिंपल सा मतलब समझा देता हूं आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम रिग्रेशन निकालते हैं ना, तो जब हम किसी डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको, उसकी जो एनालिसिस है वो पूरे डाटा के ऊपर करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा डाटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, एक तो होता है कंप्लीट पॉपुलेशन पे, यानी कि जो भी बंदा उस डाटा के अंदर आ रहा है, मैं उन सब पे डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करूं, उन सब पे डाटा कलेक्ट करूं। आई बात समझ में। एक होता है रैंडम सैंपलिंग, यानी कि क्या, उसमें से कुछ बंदे उठा लिए ताकि टाइम भी कम कंज्यूम हो और कॉस्ट भी कम लगे और फटाफट डाटा भी तैयार हो जाए मेरा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि खर्चा भी कम आएगा, जल्दी डाटा कलेक्ट भी हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम ओएलएस रिग्रेशन मेथड का यूज करते हैं, यानी कि जब हम कंप्लीट पॉपुलेशन पे कोई भी रिसर्च करें, ठीक है, कोई भी एनालिसिस निकाले, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स को यूज करके देखें, उससे बढ़िया ये होता है कि मैं कुछ सैंपल्स को यूज कर लूं। जब हम कंप्लीट पे यूज करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, जो मैं ऊपर पढ़ा, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लेकिन ओएलएस पता है कब यूज करते हैं, जब उनमें से हमें सिर्फ कुछ, यानी कि सैंपल्स उठा लिए, सिर्फ उस पर डाटा कलेक्ट करना हो, उस पर रिग्रेशन निकालना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओएलएस एस्टिमेशन, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो इट इज अ फाउंडेशनल स्टैटिस्टिकल टूल, ये भी हमारा क्या एक टूल है, यूज्ड टू अनकवर अननोन पैरामीटर्स, जिसके जरिए हम जो भी अननोन पैरामीटर्स होते हैं ना, उसकी खोज करने की कोशिश करते हैं। अननोन पैरामीटर क्या, कि देखो मान लो मैंने दो वेरिएबल्स के बेस पे, अब इनकम और एक्सपेंडिचर, मान लो मैंने कोई इक्वेशन बना दी, तो क्या एक्सपेंडिचर का फर्क सिर्फ इनकम से पड़ता है क्या? नहीं, बहुत सी से फर्क पड़ता है। आई बात समझ में। तो बहुत से अदर फैक्टर्स भी हैं, अदर पैरामीटर्स भी हैं जो एक्सपेंडिचर को इनकम के अलावा इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज करो मार्केट में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, हो सकता है इनकम बढ़ गई हो, प्राइस लेवल भी सेम रेट से बढ़ गया हो, तो बंदा एक्सपेंडिचर बढ़ा ही नहीं पाएगा ना। आई बात समझ में। तो अदर फैक्टर भी हैं जो एक्सपेंडिचर को इनकम के अलावा इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन फैक्टर्स के हिसाब से वो पैरामीटर्स निकालने में कौन हेल्प करता है, ओएलएस, यानी कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो पैरामीटर्स विद इन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और किसके अंदर, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर ही, बाय मिनिमाइजिंग द सम स्क्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंसेस, जिसमें ये वर्टिकल डिस्टेंसेस जो होते हैं उनके बीच में से कम कर देता है, ठीक है, बिटवीन ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्सेज एंड दोस प्रेडिक्टेड बाय लीनियर अप्रोक्सीमेशन। किनके बीच में कम करता है डिस्टेंस, ये रिस्पॉन्स क्या आ रहे हैं लोगों के, दूसरा प्रेडिक्ट क्या किया था, मतलब लीनियर अप्रोक्सीमेशन ने क्या बताया था, और एक्चुअल में रिस्पॉन्स क्या आ रहे हैं। एक तो होता है कि प्रेडिक्शन करना कि क्या होने वाला है और असली में क्या हुआ, तो दोनों का जो डिस्टेंस है ना उसको बिल्कुल कम कर देता है ये, ताकि प्रेडिक्शन वो बिल्कुल क्या लगे, एक्चुअल बिल्कुल यही होने वाला है। अगर समझ में, तो ये चीज कर देता है। दिस मेथड यील्ड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। एक तो इसे क्या आता है हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पर्टिकुलरली इन सिनेरियोज विद अ सिंगल रिग्रेशन ऑन राइट हैंड साइड, जब क्या हो, सिर्फ एक सिंगल रिग्रेशन हो, यानी कि जहां पे सिर्फ क्या हो, एक वेरिएबल हो, उसको डिस्कस करने में हेल्प करता है हमारे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है इसका, कि फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे क्या समझ सकते हैं, अब इसके कुछ फायदे ये होते हैं। पहला क्या, व्हेन द रिग्रेशन रिमेन्स एक्सोजीनियस एंड मल्टीकोलिनियरिटी। एक्सोजीनियस का मतलब यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो क्या हो, सिंपल हो, ठीक है। एक्सोजीनियस एंड मल्टीकोलिनियरिटी। देखो मल्टीकोलिनियर का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं पहले आपको। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब एक ही पॉइंट है ना, मतलब जब बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो। अब मल्टीकोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब पॉइंट उस लाइन से यहां वहां भाग रहे हो, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एरर ज्यादा आ रहा हो, एक्चुअल डाटा का पता ना लग रहा हो, तो उसको ये खत्म करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम कब यूज करते हैं, तो व्हेन द रिग्रेशर्स रिमेन एक्सोजीनियस एंड मल्टीकोलिनियरिटी इज एब्सेंट, कि भाई वो सब एक लाइन के ऊपर नहीं है, वो एब्सेंट है, द ओएलएस एस्टिमेटर मेंटेन्स कंसिस्टेंसी, तब हमारा जो है ओएलएस एस्टिमेटर काम आता है। यानी कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सब ये ग्राफ है, अब यहां से एक लाइन ऐसे गई, जो रिग्रेसिंग पॉइंट्स है ना वो बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहे हैं, फैल रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, लाइन के आसपास नहीं आ रहे, एक्यूरेट नहीं है, तो उसको एक ही लाइन पे लाने का काम कौन करता है, ओएलएस करता है, और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आते हैं इसको हम यूज कहां करते हैं। एक तो हमने समझ लिया इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में भी इसे यूज करते हैं, कंट्रोल थ्योरी एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सारे कामों में यूज करते हैं। एंड न्यूमरस अदर डोमेन्स, और भी बहुत सारे डोमेन्स इसे यूज करते हैं, जहां पे या तो एस्टिमेशंस की जरूरत पड़ रही है या फिर प्रेडिक्शन की जरूरत पड़ रही है, या तो हमें एस्टिमेट करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, या फिर हमें कुछ ना कुछ
प्रेडिक्ट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल का पहला वीडियो क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है, वो किस किस चीजों पे रिलाय करता है। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं ट्राउन बोर्ड के सामने से मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। आई बात समझ में? तो तब तक के लिए बाय। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।